Hello, hi friends, myself Govind Saini. You are watching log M, let M for mathematics. गाइस, अब हम हमारी जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम करते हैं कारमान-पोहासन मेथड। ठीक है, कारमान-पोहासन ने क्या किया था कि जो हमारी बाउंड्री लेयर इक्वेशंस है उसका एक अप्रोक्सीमेशन निकाला था, एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो देखिए वो कैसे निकाला था। ये हमारे पास गिवन बाउंड्री लेयर इक्वेशन है जो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन करना सीख लिया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे स्टडी फ्लो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वाला जो हमारे पास डेरिवेटिव्स थे उनको हमने जीरो ले लिया है। आइए देखते हैं। ये हमारे पास गिवन बाउंड्री लेयर इक्वेशन है, ये कंडीशन होती है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कंडीशन में कि हम जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते थे तब हम u इज इक्वल्स टू ux लिख रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू डेल लिया है। डेल क्या है? डेल यहाँ पे डिनोट कर रहा है जो हमारा बाउंड्री लेयर रीजन है उसकी थिकनेस को। तो देखिए सीधी सी बात यही थी, हम y टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखने का मतलब भी यही था कि हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री लेयर के बाहर फ्लो की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू डेल लिखने का मतलब क्या है, यहाँ भी हम बाउंड्री लेयर के सरफेस जब आ जाती है उसके ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल्स टू डेल लिखूं तो भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, पोटेंशियल रीजन में जा रहा हूँ। अगर मैं y टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखूं तो भी मैं पोटेंशियल रीजन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, इसको y टेंड्स टू इन्फिनिटी को y इज इक्वल्स टू डेल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कारमान और पोलहासन ने, कि इस इक्वेशन को नॉन डायमेंशनल फॉर्म में एक पॉलिनोमियल के अप्रोक्सीमेट किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि u अपॉन u, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ नीटा। ठीक है, यहाँ पे नीटा क्या है, नीटा एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में जब होती है तब इसको एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल, देखिए 0 से 4 जा रहा है, जब हम 0 रखेंगे तो ये a0 इसकी पावर 0 यानी कि 1, तो a0 है ना, a1 नीटा प्लस a2 n स्क्वेयर प्लस a3 n क्यूब प्लस a4 n की पावर 4। तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इन्होंने लिया u अपॉन u को, और उससे इन्होंने क्या किया, उसकी सहायता से इस जो गिवन बाउंड्री लेयर इक्वेशन है उसको अप्रोक्सीमेट किया। ठीक है, अब ये जो अप्रोक्सीमेशन है उन्होंने 4 डिग्री पर ही क्यों किया, और ये सब चीजें जो है वो फिजिकल फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए की थी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद उन्होंने ये भी माना कि अगर नीटा जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर u अपॉन u को इक्वल्स टू 1 माना जाएगा। अर्थात ये कहां पर बात हो गई, नीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं उस रीजन की जहां पर हमारे पास जो रीजन है वो कहां हो जाता है, बाउंड्री लेयर रीजन से बाहर हो जाता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर जो u है वो ही कैपिटल U के इक्वल होती है, यानी कि पोटेंशियल वेलोसिटी के इक्वल होती है स्मॉल u। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इन दोनों का रेशियो 1 आएगा। अब देखिए नीटा को डिफाइन कैसे किया गया है, y अपॉन डेल के रूप में। y अपॉन डेल क्या है, y हमारा y स्केल पर वेरिएबल है। ठीक है, और डेल क्या है, जो हमारी थिकनेस है। ठीक है, तो देखिए जब y की वैल्यू डेल हो जाती है, यानी कि जब हम एग्जैक्ट कहां पर आ जाते हैं, थिकनेस वाले सिचुएशन में, जब हम एग्जैक्ट कहां पे आ जाते हैं, बाउंड्री पर। ठीक है, तब यहाँ पर y की वैल्यू डेल के इक्वल होगी और ये कट के 1 आ जाएगा। नीटा बराबर 1 कब होगा, जब हम बात करेंगे बाउंड्री लेयर की। ठीक है, बाउंड्री लेयर एज की, तो बाउंड्री लेयर एज पर नीटा की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और अगर हम y की वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 होने के कारण उस रीजन में पोटेंशियल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, जो वेलोसिटी की पोटेंशियल वेलोसिटी होगी तो ये हमेशा 1 रहेगा। और उससे छोटे रीजन के अंदर जब डेल से छोटी है y की वैल्यू, तब ये वैल्यू जो नीटा की है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के रूप में काम करेगा। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 5 अननोन्स है, a0, a1, a2, a3, a4। ठीक है, इन पांचों अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें 5 कंडीशंस की जरूरत पड़ी, लेकिन हमारे पास जो बाउंड्री लेयर कंडीशंस हैं वो 2 ही हैं, तो इन्हीं से हमने और नई कंडीशंस को जनरेट किया। तो पहली कंडीशन हमने ली y इक्वल्स टू 0 पर u इक्वल्स टू 0, ये नो स्लिप कंडीशन कहलाती है जैसे कि हमको पता है। फिर हमने y इक्वल्स टू 0 इस पूरी इक्वेशन में रखा और उससे u बराबर 0 और v बराबर 0 किया, तो ये 0 ये 0। ठीक है, ये कैपिटल U है, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर भी ये क्या है, ये न्यू है। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो ये 2 पार्ट रह जाएंगे और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों 0 हो गए। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों 0 होने के साथ साथ इस कंडीशन को यहाँ पे 0 आ गया, तो इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का साइन आएगा, तो इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये स्मॉल 0 किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल 0 डिनोट कर रहा है कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसे इक्वेशन को कहते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, अक्सर छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी होती है और ये बताना होता है कि यहाँ से ड्राइव होती है। ठीक है, और देखो ये इक्वेशन आ गई। अब फिर
y इक्वल टू डेल पर u बराबर u है, ठीक है, ऑलरेडी कंडीशन है, ठीक है। और देखिए फिर क्या किया इन्होंने, डेल u बाई डेल y, यानी कि जो हमारा u है उसका डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। और किस पॉइंट पर, जबकि जो हमारे पास नीटा है उसकी वैल्यू क्या है, डेल के बराबर मानी गई है, y की वैल्यू जो है वो डेल के बराबर मानी गई है, यानी नीटा बराबर 1 माना गया है। उस सिचुएशन की बात किए तो वहां पर इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर जाकर ये x का फंक्शन हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल रीजन के अंदर जाकर, ठीक है। जो u है वो ओनली डिपेंड ऑन x, नॉट डिपेंडिंग ऑन y। दैट्स वाई हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास ये जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो 0 है, और उसी कारण उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 है, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि u का जब हम y बराबर डेल की बात करेंगे यानी पोटेंशियल रीजन की बात करेंगे तो पोटेंशियल रीजन के अंदर उनके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होंगे, क्योंकि u इजंट डिपेंडिंग ऑन y, ठीक है, इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन x। तो ये था हमारा पास जो स्टार्टिंग चीजें हैं। आइए अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं a0, a2, a1 और ये सारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन का, व्हेन y इक्वल्स टू 0, ठीक है, वी हैव u इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब y 0 होगा तो इक्वेशन 7 से y 0 होने पर नीटा 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नीटा 0 होने पर, ठीक है, u बराबर 0 होगा। चलिए नीटा 0 होने पर u 0, तो यहाँ पर इस इक्वेशन 5 में मैं वैल्यू रखता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे u बराबर तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए क्या होगा, समेशन जितने भी नीटा है वो सब 0, केवल सिर्फ क्या बचेगा, a0 बचेगा। इसका अगर एक्सपेंशन लिखो तो वैसा होगा a0 प्लस a1 नीटा प्लस a2 नीटा स्क्वायर प्लस a3 नीटा क्यूब प्लस a4 नीटा की पावर 4। तो जब मैं नीटा इक्वल्स टू 0 रखूंगा तब ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा a0 जो कि इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 0 आ चुकी है, ठीक है, पहला कोएफिशिएंट आ गया। देखिए फिर हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, कंपैटिबिलिटी वाली, इसको यूज करते हैं। देखिए कैसे, हमें इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, किसका, u का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार सबसे पहले इस जो पॉलिनोमियल है उसके दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड कर लूंगा, फर्स्ट ऑर्डर भी सेकंड ऑर्डर भी, ठीक है। तो देखिए डेल u बाय डेल नीटा निकाल रहा हूं मैं, इधर देखिएगा नीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो ये u है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ से 1/u रहेगा, वो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव, इसका 0, इसका, ठीक है, a1 प्लस इसका 2a2 नीटा प्लस 3a3 नीटा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, a4 नीटा क्यूब। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से डेल 2 बाय u है ना, नीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का u, इसका वापस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6a क्यूब नीटा प्लस 4 3 जा 12 a4 नीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हम इस के अंदर वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए कंपैटिबिलिटी कंडीशन, अच्छा ये जो वैल्यू आई है वो y इक्वल्स टू 0 पर ही आई है, यानी y इक्वल्स टू 0 का मतलब नीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एट नीटा इक्वल्स टू 0 दिस कंडीशन विल बी होल्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, न्यू डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर है ना 0 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल U du बाय dx, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखिए लेकिन ये डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, और ये नीटा के रेस्पेक्ट में है। तो इस y को नीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए वो कैसे करते हैं हम, विच इम्प्लाइज है ना न्यू, इसको देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल 2u बाय डेल नीटा स्क्वायर, ठीक है, डेल नीटा अपॉन डेल y का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जो ऑपरेटर होता है उसका जो क्या नाम से, जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसको चेंज करके हम अगर दूसरे से वेरी कराते हैं, ठीक है, दूसरे में चेंज करते हैं तो फिर उस दूसरे वेरिएबल का वापस उसी के रेस्पेक्ट में होता है जो कि चेन रूल से डिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है तो इसका स्क्वायर आया है, 2 बार ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है, ये आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस u, ठीक है, du बाय dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखनी है डेल नीटा और डेल y, यहाँ से y के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव 1 डेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 डेल का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे 0 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 का मतलब नीटा इज इक्वल, तो देखिए नीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि भाई अब हम क्या करेंगे, इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में नीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे और यहाँ वैल्यू आ जाएगी ये डेल नीटा अपॉन डेल y जो है वो यहाँ से 1 डेल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी और एक कैपिटल U बचेगा,
तो देखिए यहाँ से कैपिटल U, ठीक है, 2A2, ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन डेल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस U du बाय dx, ठीक है। तो देखिए U से U दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो विच इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स टू आ जाता है du बाय dx, है ना, यहाँ से ये नीचे ये ऊपर, तो डेल स्क्वायर अपॉन न्यू और एक 2 भी आ जाएगा और एक ये माइनस का साइन, ये सब टर्म्स आ जाती है A2 की। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, ये इसे कहते हैं शेप फैक्टर, ठीक है। तो शेप फैक्टर को क्या क्या ले लेते हैं, ये होता है डेल स्क्वायर अपॉन न्यू, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन न्यू du बाय dx। इस चीज को मान लेते हैं अपन शेप फैक्टर। ये फिजिकल फिनोमेना के कारण इसको शेप फैक्टर कह रहे हैं, इसका एक फिजिकल रोल होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको ये मान लेते हैं, ठीक है, शेप फैक्टर। तब इसको A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 शेप फैक्टर, ठीक है। ये A2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बाकी बचे हुए, ठीक है, कोफिशिएंट A0 आ चुका है, A2 आ चुका है। अब एक बाकी 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन से तीनों बाकी के लिए आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। थर्ड कंडीशन लगाते हैं, y इक्वल टू डेल u बराबर u, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू डेल, है ना, u बराबर कैपिटल U। इस पोजीशन पर देखिए क्या होगा, जब y इक्वल टू डेल है, मैंने आपको बताया था जब y इक्वल टू डेल होगा तो नीटा बराबर 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, नीटा इक्वल टू 1 पर u बराबर u, यहाँ पे u बराबर u करो, ठीक है, या यहाँ पर u बराबर u करो, यहाँ पे u बराबर u करने से क्या हो जाता है, ये पूरा 1, तो f ऑफ नीटा यानी कि पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाता है, 1 के, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ f ऑफ नीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज हो गई, कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए इसमें वैल्यू रखनी है, हमको क्या करना है, जो हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल है उसमें यहाँ तो 1 रखना है और हर एक नीटा को क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा लिखा जाएगा 1 इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 नीटा प्लस नीटा की जगह 1 रखना है पर, ठीक है। तो 1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें नीटा की जगह 1 और f ऑफ n को क्या लिख देंगे 1, तब देखिए आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 0 आ चुकी है, ठीक है, और A2 की वैल्यू पता है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, A1 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 1 प्लस शेप फैक्टर अपॉन 2। ये हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन A नाम दे दो, अभी हम इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी के हिसाब से अब हम इसका ये वाली कंडीशन यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू डेल, ठीक है, यानी नीटा बराबर 1 पर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर लेना है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको। वो क्या होगा, A1 प्लस A2 ट्वाइस प्लस थ्राइस A3 प्लस 4A4 इक्वल्स टू किसके बराबर आना है, ये 0 के बराबर आना है। मैंने यहाँ पे नीटा को ऑलरेडी 1 रख दिया है, ठीक है, क्योंकि नीटा बराबर 1 पर है ये कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें मैंने नीटा बराबर 1 भी रख दिया है और इसको इक्वल टू 0 भी कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन से आया। किस कंडीशन से आया, क्या है, डेल u बाय डेल y डेल इक्वल्स टू 0। इसका यूज क्या है हमने, तो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को देखिए क्या किया हमने, हमारे पास A2 की वैल्यू है तो इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ से A1 प्लस 3 A3 प्लस 4A4 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, माइनस का है ना, वो है, तो उसको शेप फैक्टर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, शेप फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। A2 की वैल्यू या 2A की वैल्यू माइनस शेप फैक्टर है, तो उधर जाके शेप फैक्टर ले जाएगी। ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे दे दिया नाम B। इसी ऑर्डर में हमें इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट करना है, नीटा बराबर 1 रख के। तो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी लिख रखा था, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उससे ये चीज आ जाएगी, इससे आ जाएगी। जब हम ये लास्ट कंडीशन यूज करते हैं, कंडीशन इज डेल टू u बाय डेल y स्क्वायर डेल इक्वल्स टू 0, तब हमें देखिए क्या मिलता है, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है। उससे हमें मिलेगा 2A2 प्लस, ठीक है, 6A3 प्लस 12A4 इक्वल्स टू 0। A2 की वैल्यू फिर से वही रख देंगे, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 6A³ प्लस 12A की पावर 4 इक्वल्स टू शेप फैक्टर गामा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहाँ से हम A3 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन B और A में रखेंगे, ठीक है, इसको C मान लो। तो देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ से A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, शेप फैक्टर माइनस 12A की पावर A4, ठीक है, 6, ये आ गया A3।
करता हूँ, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखता हूँ और इसको देखिए क्या मिलेगा, a1 प्लस शेप फैक्टर -12 a4 अपॉन 6 और यहाँ से प्लस में a4 इज इक्वल टू 1 प्लस शेप फैक्टर अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई जब मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है a1 माइनस a4 इक्वल टू शेप फैक्टर अपॉन में 3 प्लस 1। ये इक्वेशन मिलती है, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा आ जाएगी आसानी से। ठीक है, और जब मैं यही वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ तब मुझे सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या मिलता है, तब मुझे मिलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और इक्वेशन मिलती है, वो होती है a1 माइनस 2 a4 इज इक्वल टू शेप फैक्टर अपॉन 2। ठीक है, आप जब ये वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ से एक या तो a1 निकाल लूंगा या a2 निकाल लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करूंगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन दिस इक्वेशन माइनस फ्रॉम दिस, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a4 बच जाएगा, और ये वाली टर्म जब माइनस होगी तब देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू ऑफ a4 है वो आएगी a4 इज इक्वल टू 1 माइनस शेप फैक्टर अपॉन 6। ठीक है, ये a4 की वैल्यू आ जाएगी। a4 इसी ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, इस a4 की वैल्यू को इसमें या इसमें रख दूंगा तो मेरे पास a1 की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो a1 हमारे पास आएगा, a1 इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा, देखिए 2 प्लस शेप फैक्टर अपॉन 6, और a2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, a4 आ चुका है, a3 चाहिए, तो a3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर a4 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से a3 आ जाएगा, और a3 क्या आ जाएगा, देखिए a3 में मिलेगा -2 प्लस शेप फैक्टर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a3 मिलेगा। तो ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई, ये a4 की वैल्यू आ गई, और सभी अब a0 a2 a1 है ना, a3 और a4 सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, ऑल द कैलकुलेशंस आर देयर। और ये भी सारी वैल्यूज में इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है, जब मैं सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ रखूंगा इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है u अपॉन कैपिटल U इज इक्वल टू f ऑफ नीटा इज इक्वल टू 2 नीटा माइनस 2 नीटा क्यूब प्लस नीटा की पावर 4। एक तो ये पार्ट मिलेगा, और एक पार्ट इसमें मिलेगा प्लस नीटा बाय 6 1 माइनस नीटा की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेप फैक्टर। तो ये दो हिस्से में मिलेंगे एफ ऑफ नीटा की, जब हम सारी वैल्यू रख के थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप जरा सा ट्राई कीजिएगा, ये आसानी से आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कारमान-पोहलसन मेथड से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में माना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें फाइंड करना होगा जो हमारे पास ये जो शेप फैक्टर है ये क्या होता है और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इस मेथड का, ठीक है, इससे जो रिजल्ट आया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, और हम यूनिवर्सल फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो ये सब हमारे आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माइसेल्फ गोविंद सैनी। यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।